गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हमने कल स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रो दिया था और थोड़ा सा ये बताया था कि oogenesis कब स्टार्ट होते हैं, यानी जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है। ठीक है, और कल मैंने ये भी बताया था कि उसमें ग्राफियन पुट्टिका में बदलती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होती है। तो पहले आज हम यही पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। उसमें मैंने एक नोट लिखवाया था कि सबसे पहले देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, उसके दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो ग्राफियन फॉलिकल में कैसे बदलती है। ठीक है, तो आप पहले ये लिख लीजिए यहाँ पर कि रजो चक्र के दौरान, रजो चक्र के दौरान प्राथमिक फॉलिकल, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक पुटिका, ये जो प्राथमिक पुटिका है, ठीक है, ये क्या होती है, ग्राफियन पुटिका में चेंज हो जाती है। ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। अब देखो, इसको समझो पहले, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है ना क्या होता है, पीरियड के टाइम पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्राथमिक पुट्टिका है ये कब बनती है, यानी जब अंडजनन की अभी क्रिया मतलब प्रोसेस पढ़ाएंगे जब, तो ये प्राथमिक पुट्टिका आपकी अर्धसूत्री विभाजन के जरिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के जरिए जो एग सेल है, ठीक है, यानी कि जो फीमेल क्या है, जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका जो है, इसे कहते हैं प्रिमोडियल सेल, ठीक है, जर्म सेल। तो उसमें क्या होता है, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के समय वहाँ पे एक प्राइमरी क्या बनती है, पुट्टिका बनती है, यानी प्राइमरी oocyte बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लें कि प्राथमिक पुट्टिका ग्राफियन पुट्टिका में कैसे चेंज होती है, इसमें कैसे बदलती है। ठीक है, तो डायग्राम से समझो इसको। ये है प्राथमिक, ये है अंडकोशिका, ठीक है, इसको हम कहेंगे अंडकोशिका या फिर प्रिमोडियल जर्म सेल भी कह सकते हैं। कर बनती है, इस प्रोसेस में बहुत सारे हार्मोन्स भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये जो चेंजेस मैं बताऊंगी इसमें हर एक हार्मोन का रोल है, उसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। देखो कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर इस प्राथमिक पुट्टिका पे क्या होता है, एलएच हार्मोन का स्त्रावण बहुत तेज होता है। ये हार्मोन है एलएच हार्मोन, ठीक है, इस एलएच हार्मोन को, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लो, इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये क्या करता, क्या ये एलएच हार्मोन, ये क्या करता है, जो एलएच हार्मोन है, जिस समय ये मतलब ये प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एलएच हार्मोन होता है इसका स्त्रावण बहुत तेजी से होता है, यानी इसका जो लेवल है वो क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। और जब इसका लेवल हाई हो जाएगा तो ये एक प्राथमिक पुट्टिका के बाहर, ये जो देख रही हो ना लेयर, ये जो बनी है, ये प्राथमिक पुट्टिका के बाहर एक ग्रेन्युलोसा लेयर को बना लेगा, ग्रेन्युलोसा, एलओ ऐसे करो। यहाँ तक क्लियर है, क्या बन गई बताओ, ग्रेन्युलोसा लेयर। ठीक है, इसको लेयर लिखेंगे। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। स्टेप किसकी है, ये स्टेप है ग्राफियन पुट्टिका बनने की। ठीक है, यानी यही जाके यही
पुट्टिका, ये जो प्राथमिक पुट्टिका है यही क्या बनेगी, अभी ग्राफीन पुट्टिका बनाएगी। वहां पर क्या चेंजेस होंगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेनुलोसा बन गई, और इसको मैंने इसका नाम क्या बताया था अभी, प्राइमरी oocyte। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मादा जनन कोशिका है। अब इस प्रकार की संरचना को जिसमें ग्रेनुलोसा लेयर और प्राइमरी oocyte उपस्थित है, क्या कहलाएगी इस प्रकार की संरचना, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि LH हार्मोन ने अपना काम कर दिया। ये लेयर्स इस पर क्यों बन रही है पता है, प्राइमरी oocyte पे लेयर्स इसलिए बन रही है ताकि जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में आ सके, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने के लिए, ताकि क्या वो उसको पूरी तरह से पोषक पदार्थ मिल सके, इसलिए बनती है। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पे तो LH हार्मोन ने अपना काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे FSH हार्मोन अपना काम करेगा। कल जब मैंने हार्मोनल चेंजेस बताए थे तो हार्मोन्स के बारे में बताया था। अब ये हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला भाग होता है, ये वहाँ से स्रावित होते हैं, वहाँ से इनका स्रावण होना शुरू होता है। क्या है कि पहले हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा जो ब्रेन है वो हाइपोथैलेमस को क्या करता है, ऑर्डर देता है, सिग्नल देता है। और हाइपोथैलेमस एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो गोनड्स हार्मोन कहलाते हैं, जनन हार्मोन, जिनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जननांगों के लिए हार्मोन्स का स्रावण करना होता है, ठीक है, वो इसीलिए हार्मोन्स बने होते हैं, उन्हीं को हम गोनड्स कहते हैं और हिंदी में जनन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करता है। जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, उसकी आप फुल फॉर्म देखिए, GnRH की फुल फॉर्म क्या है, देखो, जो GnRH हार्मोन है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। इसमें रिलीजिंग ऐड कर लो जरा, रिलीजिंग रह गया, देखो, इसका काम क्या है, हार्मोन्स का स्रावण करने का, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। अब ये हार्मोन आ कहाँ से रहा है, अभी बताया मैंने कि हाइपोथैलेमस से स्रावित हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये गोनेडो मतलब गोनेड्स बताया ना मैंने अभी, जनन हार्मोन, ठीक है, ये उसी का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये प्यूर उसके अग्र से, यानी जो अग्र वाला, जो आगे वाला भाग है, वहां से ये दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करवाता है, एक होता है LH और एक होता है FSH, ठीक है। अभी जब हार्मोनल चेंजेस बताएंगे, और इनका कंट्रोल भी है, ऐसा नहीं है कि केवल रिलीज हो रहे हैं और होते ही रहेंगे, ये ज़रूरत पड़ने पर रिलीज होते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर इन पर क्या करा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स पर कंट्रोल भी बता देंगे इसमें। तो ये बात हम कर रहे हैं अभी इसमें, यानी जो ये LH हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या करता है, ये चीज़ों को मतलब नई चीज़ों को बनाता है, ठीक है, और उनको कन्वर्ट करने का काम करता है LH हार्मोन। इसका काम है कि किसी भी चीज़ की एक अवस्था से उसे दूसरे अवस्था में चेंज करना, बदलना। तो ये प्राथमिक जो oocyte है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि LH हार्मोन का लेवल क्या होता है, हाई होता है, तो जिसके कारण इसके बाहर एक क्या बनती है, ग्रेनुलोसा लेयर बनती है, और ये ग्रेनुलोसा लेयर यानी इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, यानी अब LH का काम खत्म, ठीक है। अभी यहाँ पर इस फॉर्म में इसका काम नहीं है, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल बना चुका है ये, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब शुरू हो जाता है FSH। FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, इसके नाम से ही इसको बता सकते हैं, देखो, ये होता है फॉलिकल, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेटिंग हार्मोन,
इसका काम है कि जो लेयर बन रही है किस पे, प्राइमरी oocyte पर, ठीक है, उनकी नंबरिंग को बढ़ाना, यानी उनकी नंबरिंग को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फॉलिकल्स की नंबर्स को बढ़ाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल के नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, अब जब इसमें फॉलिकल्स के नंबर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये ही फॉलिकल इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, प्राथमिक oocyte है ये, और ये क्या है, ये क्या है बताओ, ग्रेन्युलोसा लेयर। अब इस ग्रेन्युलोसा लेयर के बाहर क्या कर रहा है, ये ऐसे करके फॉलिकल्स का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यानी फॉलिकल को बना रहा है। अब इसके ऊपर इसी तरीके से क्या करेगा, लेयर्स बनाता रहेगा। ठीक है, अब इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ये कहलाएगी द्वितीयक पुट्टिका। ये है प्राथमिक पुट्टिका और ये क्या होगी, द्वितीयक पुट्टिका। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे सेकेंडरी लिख लो, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इसका काम यहाँ पर हो गया, यानी कि एक सेकेंडरी फॉलिकल बना दी। अब क्या इसका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्या क्यों, क्या करेगा ये तो प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। और ये सारा काम जो हो रहा है, पता है रजो चक्र के दौरान कौन से टाइम पीरियड में हो रहा है, जो 28 दिन होते हैं उसमें। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैं पढ़ा रही हूँ ये चल रही है 1 से 13 दिन के बीच की प्रोसेस है, यानी 1 से 13 दिन में ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो 14 डेज आते हैं, यानी 14 से 15वें दिन में ओवुलेशन होता है उस समय। ठीक है, वही बताएंगे, पहले ये समझ लो। तो क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। अब क्या होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बन गई। ठीक है, किसकी वजह से बनी है सेकेंडरी, एफएसएच हार्मोन की वजह से, क्योंकि ये फॉलिकल्स के नंबर को बढ़ाता है, उनका निर्माण करता है। यानी इस प्राइमरी oocyte पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स को ये बढ़ाएगा, ताकि क्या हो, प्राथमिक जो oocyte है, मतलब प्राइमरी जो oocyte है, प्राथमिक अंडक, उसको कोई भी हानि ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो प्राथमिक oocyte है, इसके बाहर एक तो ग्रेन्युलोसा लेयर है, ठीक है, यानी ये है, और फॉलिकल लेयर है। इसके बाहर एक जो एफएसएच हार्मोन है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना लेयर का निर्माण करेगा। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, देखो ये बन जाती है थीका एक्सटर्ना। जो बाहर की है वो क्या कहलाएगी, थीका एक्सटर्ना कहलाएगी। ठीक है, जो सबसे बाहरी लेयर है, यही हमने पौधों में भी पढ़ा था कि जो सबसे बाहरी लेयर है वो क्या कहला रही थी, बाह्य परत, है ना, बाह्य भित्ति। और जो उसके अंदर है वो क्या कहला रही थी, अंतः भित्ति। बस नाम चेंज है यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हमने पादपों में पुष्पील एंकीजन में पढ़ा था कि बाहरी वाली परत को हम बाह्य भित्ति और अंदर वाली को अंतः भित्ति बोल रहे थे, उसी तरह इसमें भी लेयर बनेंगे, उनके नाम बस चेंज होंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो थीका एक्सटर्ना हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली मैंने अभी बोला, क्या है ये, थीका इंटरना। ठीक है, और क्या है, और ये वाली तभी बताइए, ग्रेन्युलोसा है, ग्रेन्युलोसा। ठीक है, और ये आपका क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब ये चेंजेस आए कहाँ से, यानी ये दो लेयर इसके ऊपर बनी कहाँ से, यहाँ पर एफएसएच ने अपना काम किया और सेकेंडरी फॉलिकल को बना दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर फिर से एलएच हार्मोन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एलएच हार्मोन एक्टिव होकर के पहले उसने क्या बनाया था, प्राइमरी फॉलिकल बनाया था। ठीक है, और सेकंड, यानी जब सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो रहा था तो उससे पहले हार्मोन क्या था, इनएक्टिव था। ठीक,
तो यहाँ पर FSH हार्मोन एक्टिव था क्योंकि इसको क्या करना था, फॉलिकल्स का निर्माण करना था, फॉलिकल्स के नंबर को बढ़ाना था। ठीक है, अब ये चीज़ समझिए कि जो FSH हार्मोन है उसका काम क्या है, वो फॉलिकल्स के नंबर को बढ़ाता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर LH और FSH दोनों काम कर रहे हैं। जो आपकी ये थीका एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, बाहर वाली, इसको कौन बना रहा है, FSH बना रहा है इसको। ये FSH हार्मोन से बनती है, ठीक है, हार्मोन से बनती है। और जो थीका इंटरना है वो किससे बनती है, LH हार्मोन से बनती है। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। और ग्रेनुलोसा भी किससे बनी थी, LH हार्मोन से बनी थी। अब इस प्रकार की संरचना को हम कहते हैं TF। TF का मतलब बताओ क्या है, TF का मीनिंग बताइए क्या है, TF क्यों लिखा है मैंने, TF का मतलब बताओ। TF का मतलब है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। यानी कि जो एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, यानी एक ग्राफियन फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होगा वो कितनी सारी, यानी टर्सरी फॉलिकल से होगा। यानी कि 3 फॉलिकल पुटिकाओं का निर्माण होने के बाद। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इसे हम तृतीयक फॉलिकल भी कहेंगे और इसका टर्सरी फॉलिकल, ये क्या कहलाएगा, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। अभी भी क्या है, प्राइमरी ओसाइट को अभी भी यहाँ पर खतरा है इसको, ठीक है। अभी भी ये क्या है, सेफ नहीं है। समझ में आ रही बात, यानी तृतीयक जो पुटिका का निर्माण हुआ है उसमें जबकि कितनी लेयर हो गई, 1 2 3 लेयर बन गई है, फिर भी यहाँ पर क्या, ये अभी सेफ नहीं है। तो इसके बाद अब जो बनेगी, किसके बाद, टर्सरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा बताओ। देखो बाहर क्या है, ये ठीक है एक्सटर्ना, ये है हमारा प्राथमिक पुट्टिका, ठीक है। सबसे बाहर क्या है, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ये है आपकी यहाँ पर जो प्राथमिक ऊसाइट है, ठीक है, इस प्राथमिक ऊसाइट के बाहर बनती है जोना पेलिसिडा, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज़्यादा कठोर होती है, ठीक है। और जोना पेलिसिडा का ही काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री दे, यानी जो प्राथमिक oocyte है उसके पास सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर हो सके, ये काम इसका होता है जोना पेलिसिडा का। इसके बाहर बनती है कोरोना रेडिएटा, यानी 2 लेयर्स का निर्माण और हो रहा है। और फिर आपकी ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। अब नेमिंग कर लो इसकी। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी, पता है क्या, यहाँ पर अब सेल डिवीज़न होगा ग्राफियन पुट्टिका पर, ठीक है। कैसे होगा देखो, ये है आपकी ग्राफियन पुट्टिका, और सेल डिवीज़न होने के बाद, सेल डिवीज़न, और एक बात याद रखना कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जब सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन, तो पहले कोशिका द्रव्य में होता है, उसके बाद केंद्रक में होता है। और हमने पौधों में कैसे पढ़ा था, प्लांट्स में कैसे पढ़ा था, प्लांट्स में सेल डिवीज़न पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था या नहीं, ये बताओ, पहले पढ़ाया था तो बताओ फिर। प्लांट्स में सेल डिवीज़न कैसे हो रहा था, समसूत्री विभाजन, पहले केंद्रक का विभाजन हो रहा था ना, केंद्रक से सेल्स बन रहे थे, और उसके बाद कोशिका द्रव्य का हो रहा था। कोशिका द्रव्य किस लिए थे, कोशिका द्रव्य इसलिए थे कि केंद्रक पर भित्ति का निर्माण करें, कोशिका द्रव्य इसलिए हो रहे थे, है ना। अब रिप्रोडक्शन में बस इसका अपोजिट करेंगे, समसूत्री विभाजन होगा इसमें भी, लेकिन सबसे पहले किस में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, और उसके बाद केंद्रक में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेल डिवीज़न जब होगा
तो ये जो प्राइमरी oocyte है जो टर्सरी फॉलिकल में बन रहा है, यानी पहले ही बन गया था किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में ही, ठीक है। अब ये आया कहाँ से, जब मैं आपको अंड जनन की प्रोसेस समझाऊंगी तब बताओगे ये प्राइमरी oocyte कैसे आया था, ठीक है। तो क्या है, ये प्राइमरी oocyte यहीं पर था टर्सरी फॉलिकल में। अब ये प्राइमरी oocyte में जब समसूत्री विभाजन होगा तो ये प्राथमिक oocyte दो भागों में बट जाएगा, यानी इस प्रकार के विभाजन को हम असमान विभाजन कहेंगे। क्यों कहेंगे बताओ, वो भी हमें ही बताना पड़ेगा लग रहा है ना। कहना मैम आप ही बता दीजिए, कहाँ टाइम वेस्ट कराएंगी हमसे पूछ के, और क्या। ये थीका एक्सटर्ना है, ये क्या है, थीका इंटरना, यानी अंतःवृत्ति हो गई, ठीक है, बाह्य वृत्ति हो गई। और इसके बाद मैंने क्या बताया था, अभी बताओ, लेयर का नाम बताया था, कोरोना रेडिटा। लो कोरोना तो पहले से ही था बॉडी में, और क्या, कोरोना वायरस आया था, ये तो पहले से ही था, फिर भी कोरोना वायरस का इफेक्ट हो गया ना, पहले से ही था तब भी रेडिएटा, ठीक है। और ये वाली जो होती है लास्ट अंदर जो प्राथमिक पुट्टिका के बाहर है, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, ठीक है। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसमें एक बार में 20 करोड़ स्पर्म रिलीज होते हैं, ठीक है। और 20 करोड़ स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म बचता है जो इस जोना पेलुसिडा में एंट्री कर पाता है, ठीक है। इसका काम ही है कि सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री देना, ठीक है, किसका काम है, जोना पेलुसिडा का। अब क्या है इसमें कि ये जो प्राइमरी oocyte था हमारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से ये दो सेल में बट गया, यानी यहाँ पे दो केंद्रक बन गए। अब इसमें से एक तो कहलाया फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, और दूसरा कहलाएगा सेकेंडरी oocyte, दूसरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte। समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की संरचना कहलाती है ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल। ये बन गई ग्राफियन फॉलिकल, इसको कहते हैं ग्राफियन पुट्टिका। आपके उसमें पेपर में कई बार पूछा भी गया है आंसर में कि ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो सिर्फ ग्राफियन पुट्टिका का भी डायग्राम पूछ लेते हैं तो आप ये बना सकती हैं, इसमें ये पूरे प्रोसेस को भी उसमें समझा सकते हैं आप, ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होता कैसे, कहाँ से शुरू होता है और ये हो कहाँ रहा है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद यानी कि ये जो यहाँ पे प्राइमरी oocyte था वो क्या हुआ, प्राइमरी oocyte तो फर्स्ट पोलर बॉडी में चेंज हो गया, ठीक है, और एक सेकेंडरी oocyte बन गया। इसमें से एक कोशिका छोटी बनती है, यानी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये कैसी है, छोटी सेल है, और एक कोशिका कैसी बनती है, बड़ी बनती है, जो सेकेंडरी oocyte का रूप ले लेती है। इस प्रकार के विभाजन को हम हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, लेकिन असमान विभाजन कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। अर्धसूत्री का जो मियोसिस अर्धसूत्री को कहते हैं मियोटिक, ठीक है। मियोटिक जो डिवीजन हुआ था वो प्रोफेज की फर्स्ट अवस्था में हुआ था, ठीक है। पढ़ा है समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, उसमें फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तब समझ पाओगे फेजेस के बारे में, ठीक है। तो ये डिवीजन तो क्या कहलाया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि असमान विभाजन, असमान अर्धसूत्री विभाजन। अब एक बात पता है ये असमान अर्धसूत्री विभाजन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो प्राइमरी oocyte है ये डिप्लॉयड है। रीजन ये है, जो प्राइमरी oocyte है असमान विभाजन होने की वजह से डिप्लॉयड है,
और हमें क्या चाहिए, हमें क्रोमोसोम के नंबर यानी सेट ऑफ क्रोमोसोम कितने चाहिए, 23 चाहिए। अब ये जाएंगे कैसे, जबकि 23 नहीं है, 46 है भाई, द्विगुणी थे तो डबल हो गए ना उसके। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होनी चाहिए, 46 नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम को नंबर यानी क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए, अभी जब आप अंडजन की प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, यानी पूरे प्रोसेस में 3 पोलर बॉडियों का निर्माण होता है। ठीक है, जो क्या करती है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड ओसाइड के जो क्रोमोसोम है, सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के जो जोड़े हैं उनके नंबर को हैप्लॉइड करने में काम करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि पोलर बॉडी का निर्माण होता है, पोलर बॉडी का मीनिंग है ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे कहाँ कहाँ पे पोलर बॉडी बनती है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये बन गई ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है, अब ये ग्राफियन पुट्टिका का होता क्या है, यानी कि ये जो ग्राफियन पुट्टिका है 1 से 13 दिन में बनी थी। ठीक है, और जो रजो चक्र होता है उसकी साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइम पीरियड 28 दिन, 28 दिन, यानी 28 के आधा दिन में क्या बनती है, ग्राफियन पुट्टिका बनती है, फॉलिकल बनती है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफियन पुट्टिका के बनने के बाद, ठीक है, इसके बनने के बाद क्या होता है, 14वें दिन से लेके 15वें दिन के बीच की बात है ये। ठीक है, जो यूट्रस होता है हमारा। ठीक है, अच्छा ये बताइए प्रोसेस हुई कहाँ है, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये सब चीज़ें बन कहाँ रही हैं, किसकी बॉडी में बन रही है, ये बताओ पहले, किसकी बॉडी में बन रही है, बताओ जल्दी से, तेज बोलो तेज, किसकी बॉडी में बन रही है, हाँ मतलब फीमेल में बन रही है ना, तो फीमेल में तो ओवरी होती है या नहीं, होती है ना, तो ये फीमेल में बन रही है, यानी ये प्रोसेस जितना भी हो रहा है ये फीमेल के ओवरी पार्ट में हो रहा है, अंडाशय में, क्योंकि अंडाशय ही क्या है, प्राथमिक जनन अंग है, तो इसीलिए सब सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो ओवरी में बन रही हैं। तो जो ओव्यूलेशन है यानी जिसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, यानी जो अंडे का बाहर रिलीज होना, ठीक है, वो कब होगा, 14वें से 15वें दिन में। तो कैसे होगा, 14वें से 15वें दिन में ओवरी से, या लिख सकते हैं अंडाशय से क्या आएगा बाहर, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, सेकेंडरी, या फिर हम अंडाणु ओवम भी लिख सकते हैं, इसको ओवम लिख लो सीधे, क्योंकि यही सेकेंडरी ओसाइट अभी क्या होगा, ओवम का निर्माण करेगा। ठीक है, तो 14वें से 15वें दिन में ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट या फिर ओवम रिलीज होता है। अब समझ में आया कि अंडोत्सर्ग क्या होता है। अब इस प्रकार की क्रिया को, यानी ये जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अंडाशय से अंडाणु जो बाहर आ रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे बताओ, अभी बताया मैंने, अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन। ठीक है, वैसे इंग्लिश में पढ़ा करो, अच्छा लगता है इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में नंबर भी अच्छे मिलते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, आगे चल के इंग्लिश में ही तो पढ़ोगे आप लोग, अब आए हो क्या पता नहीं कैसे हिंदी में पढ़ लेते तुम लोग। अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहते हैं। 12 तक पढ़ लो हिंदी, उसके बाद किसी भी कॉलेज में आपको बायोलॉजी हिंदी में नहीं पढ़ाएगा कोई भी, सब इंग्लिश में होती है, नोट कर लो इसे, समझ आ रहा है, यहाँ तक की प्रोसेस समझ आ गई कि कैसे ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हुआ। ठीक है,
फिर ग्राफीन पुटिका से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ, और सेकेंडरी oocyte क्या हुई, सेकेंडरी oocyte जो ओवरी में बन रही थी यानी अंडाशय में इसका निर्माण हुआ है। तो ये ओवरी से जब बाहर आती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि ओव्यूलेशन के जरिए यानी जो ओव्यूलेशन के प्रोसेस है उसके जरिए बाहर तो आती है, लेकिन ये आती कैसे है, इसको बाहर रिलीज करवाने का काम करता कौन है, ये बताओ। देखो आगे बताते हैं क्या है। इसको बाहर लाने का काम किसको, हाँ, अंडाणुओं को बाहर लाने का काम यहाँ पर फिर से LH हार्मोन एक्टिव होता है। ठीक है, पहले तो उसने निर्माण करा दिया, निर्माण में सहायता कर दी, ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्राफीन पुटिका का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पे रोल सिर्फ LH हार्मोन का है, FSH इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, निष्क्रिय रहेगा। तो ये ओव्यूलेशन के बाद की बता रही हूँ मैं, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर ओव्यूलेशन हार्मोन। ओव्यूलेशन हार्मोन क्या होता है, LH, पूरा नाम क्या है इसका, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, L का मीनिंग है ल्यूटिनाइजिंग और H का मीनिंग क्या है, हार्मोन। अभी मैंने बताया था कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि किसी भी चीज़ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट करना, चेंज करना, या फिर कोई नई चीज़ को बनाना। ठीक है, तो ये LH हार्मोन, अब इसमें हम लिखेंगे कि जब ठीक है, जब LH हार्मोन, LH ही लिख लो केवल, H का मीनिंग हार्मोन होता तो है, सिर्फ क्या लिख लेते हैं, LH। देखो जब LH हार्मोन का लेवल, ठीक है, हाई होता है, यानी इसका स्तर क्या हुआ है, बड़ा हुआ होता है। देखो जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ये लिखा है मैंने यहाँ पे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या होते हैं, ये पल्स रेट में चलते हैं। पल्स रेट का मीनिंग ये है कि आपने हॉस्पिटल में मॉनिटर को देखा है, मॉनिटर उसमें कैसे चलती है पल्सेस, देखो इस तरीके से चलती है, ऐसे ऐसे लाइनिंग आती रहती है ना, फिर एंडिंग क्या होती है, एकदम लाइन सीधी हो जाती है, यानी उसका मीनिंग क्या है कि इंसान मर चुका है, डेथ हो गई उसकी। ठीक है, तो यही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का भी ये पल्स रेट चलती है इस तरीके से, कभी लेवल हाई होता है और कभी नीचे, कभी हाई कभी नीचे। ठीक है, कभी हाई होगा कभी लो होगा, इस तरीके से। अब क्या है कि जहाँ पर LH वर्क करेगा, जहाँ पर LH हार्मोन का जो लेवल है हाई होगा, वहाँ पर FSH हार्मोन अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसका लेवल लो हो जाएगा। अब अंडोत्सर्ग के लिए तो LH हार्मोन की ज़रूरत है, तो यानी कि जब LH का लेवल हाई होता है तब क्या होता है, तब ओव्यूलेशन होता है। यही लिखा है ना अभी हमने, अभी यही तो बताया था आपने कि अंडोत्सर्ग कैसे होता है। अंडोत्सर्ग इसलिए ऐसे होता है जब LH का लेवल हाई होगा तब ओव्यूलेशन होगा। अब बात करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, जो आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर लिखना था, ये लिख गई। देखो आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और वो बॉल क्या है, एक पैकेट में रख दी, पैकेट निकाल लें, पैकेट में से बॉल निकाल लें, पैकेट में से बॉल को बाहर किया तो पैकेट क्या हो गया, वो खाली, यानी वो पैकेट में जो बॉल है वो पैकेट क्या कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, है ना। तो इसी तरह हमारे सेकेंडरी oocyte को ये सारी लेयर्स क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। यानी कि ग्राफीन पुट्टिका बनाई इसीलिए गई है, जो ग्राफीन फॉलिकल है इसका निर्माण इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर बनने वाला जो सेकेंडरी oocyte है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पे ओवुलेशन भी होना ज़रूरी है, यानी एग का बाहर आना भी ज़रूरी है। एग बन गया यहाँ पे,
अब एग को हमें रिलीज भी करवाना है ना, तो जब LH हार्मोन का लेवल हाई होता है तब ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाते हैं। तो सेकेंडरी oocyte जब बाहर आ गए ओव्यूलेशन से, ठीक है, एंडोसर्क हो गया, तो ये फॉलिकल जो बनी है इसी के लिए बनी थी ना, सेकेंडरी oocyte के लिए, तो ये क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ठीक है, तो हम ये भी ले सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte यानी कि जो ओवम होते हैं उनको सेफली रखने के लिए फॉलिकल्स बनती हैं, फॉलिकल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, जब ओवम, ठीक है, ओवरी से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब फॉलिकल, ठीक है, अब क्या बचती है, फॉलिकल बचती है, तब फॉलिकल बचती है, बचती है, क्या लिख सकते हैं, तब खाली फॉलिकल बचती है। अब इस फॉलिकल का काम क्या है, ये कर क्या रही है, इसका भी कोई काम है क्या, इसमें फॉलिकल का भी कोई काम है क्या। देखो इसमें जो फीमेल की बॉडी है कोई भी चीज़ इसमें बेकार नहीं है, ठीक है, खाली है वो भी काम किया, जो भरी है वो भी काम किया। अब देखो कैसे, ये जो फॉलिकल है यानी कि जो फॉलिकल है जो बची हुई है, ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बची हुई फॉलिकल। अच्छा एक बताओ, फीमेल कॉम्प्लिकेटेड है ना बहुत ज़्यादा, है ना, लग रहा है ना पढ़ते हुए, मुझे भी लग रहा है वो वाकई में कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर से भी बाहर से भी। देखो बची हुई फॉलिकल जो होती है, अब यहाँ पर ये LH हार्मोन जो है, ठीक है, मैंने बताया ना कि ये अभी LH हार्मोन क्या करता है, नई चीज़ों को बनाता है, ठीक है, यानी नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो ये ही हार्मोन जो LH हार्मोन है वो फॉलिकल पर यानी क्या करता है, यहाँ पे इसका हाई होता है फिर से, और इस फॉलिकल को कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, बची फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम बना दी उसने, जो खाली फॉलिकल है वो। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम कैसी होती है, येलो कलर में होती है, एक संरचना है, ठीक है, मतलब फॉलिकल है उसी का कन्वर्जन है फॉलिकल का, तो एक येलो कलर की संरचना है कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करती है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किसी भी हार्मोन का स्रावण नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक फॉलिकल से बनी हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के माध्यम, इसके माध्यम से क्या करती है, कॉर्पस ल्यूटियम, एक नंबर में पूछा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, इसका कार्य क्या है, क्या काम करती है ये, ठीक है, तो ग्रंथि के माध्यम से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है। अब ये सारी चीज़ें पता कब हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जब हो रही है जैसे कि ओवुलेशन तो हर लेडीज़ में होता है, ठीक है, यानी फीमेल में होता ही है ओवुलेशन सब में, लेकिन ये जो प्रोसेस है कहाँ से, यहाँ से बात हो रही है फॉलिकल से, ठीक है, ये प्रोसेस तब शुरू होती है जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, यानी प्रेगनेंसी टाइम के लिए, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम जो होता है उसमें कॉर्पस जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये सारे स्टेजेस आते हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट होते जाते हैं, एक ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है, ठीक है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, और उसके बाद वो क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है उसके लेवल को बढ़ा रखती है, यानी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन
का जो स्रावण है वो होता रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई रहेगा यानी बढ़ता ही रहेगा, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, मेनोपॉज जिसे कहते हैं, यानी वो रुक जाती है। ठीक है, अब पूछा जाए इन केस अगर प्रेगनेंसी ना हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी क्या जो हो रही हैं। देखो, इसको इरेज कर ले, चलो पहले इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं आगे का। इस आज समझ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो, है ना। देखो कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है, स्त्रावण होता है, तब निषेचन के बाद क्या होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका कि कॉर्पस ल्यूटियम ने अंतःस्रावी ग्लैंड के जरिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को हाई किया। ठीक है, जब उसका लेवल हाई हुआ तो क्या हुआ, ओवम वहां पे फर्टिलाइज हो गया। ठीक है, ओवम का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, स्पर्म से होगा, यानी शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तब वो क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है क्रिया। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, तब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का का स्त्रावण होता रहता है, रुकता नहीं है ये। ठीक है, जिससे रजो चक्र रुक जाता है। क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करना शुरू कर देगा बताओ, ये इसलिए रिलीज होता है ताकि यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी कर पाए, तैयार कर पाए। ठीक है, तो इसका काम पूछा जाए, इसका काम क्या होता है, एक तो ये रजोचक्र, मतलब इसके स्रावण से रजोचक्र रुक जाता है। ठीक है, और क्या काम होता है, ये यूट्रस को यानी गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। रेडी करता है, और इसके बाद क्या होता है, और एम्ब्रियो को या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करवाता है। इम्प्लांटेशन यूट्रस में करवाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इतने सारे काम है। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंतःरोपण, कि जब कोई चीज़, किसी भी चीज़ को एक जगह पर हम फिक्स करते हैं, ठीक है, यानी रोपित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन। तो इसका काम क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को बनाता है पहले। ठीक है, उसको इस लाइक करता है कि उसमें प्रेगनेंसी हो सके, और एम्ब्रियो का जो निर्माण है, जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो भ्रूण है यानी जो एम्ब्रियो है उसका परिवर्तन गर्भाशय में सही प्रकार से हो सके। ठीक है, ये करता है। अब क्या करता है, अब इसमें पूछते हैं कि इन केस, ये स्टेप प्रेगनेंसी के टाइम की है, कह रहे हैं कि इन केस
प्रेगनेंसी ना हो, या कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, प्रेगनेंसी ना हो तब क्या होगा, देखो प्रेगनेंसी का यहाँ पे चाहे तो आप फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी होती कैसे, फर्टिलाइज होने के बाद ही तो होती है ना, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कहाँ से आ जाएगी, है ना। देखो फिर अब ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी ना हो तब क्या होगा, ये बताओ, तब ये प्रोसेस होगी कि या नहीं होगी, तब पता क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है रिलीज तब भी होगा ये, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इसका जो रास्ता है वो बदल जाएगा, वो इस तरीके से रिलीज नहीं होगा जैसे अभी हो रहा था प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब क्या होगा यहाँ पे, तब कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, और एक और इसमें होता है संग में, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं एलएच उनको एंड्रोजन हार्मोन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, पहले एंड्रोजन हार्मोन ही होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उनका कन्वर्जन किस में हो जाता है, एस्ट्रोजन में। इसीलिए कभी भी मादा में अगर हार्मोन्स पूछे जाए, किलिंग हार्मोन्स मादा के बताइए कौन से होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक है, तब प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्तर यानी वही लेवल घट जाता है, ठीक है, यहाँ पर हाई था इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्लैंड से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित कर रही थी एकदम हाई लेवल पर, वहाँ पे इसका क्या होगा, लेवल घट जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका असर कहाँ पड़ेगा, जिससे जो ये रजो चक्र है रुक रहा था, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और जो ये प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा था यूट्रस को, ठीक है, तो अभी जब आप इसमें फीमेल ऑर्गन सिस्टम पढ़ोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप फीमेल्स की लेयर्स को, ठीक है, उनके पार्ट्स को वो सब पढ़ेंगे, तो मैं एक लेयर बता रही हूँ इसकी जो यूट्रस में होती है, ठीक है, यूट्रस यानी कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन उसके यूट्रस के चारों तरफ बहुत सारी लेयर बनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इन केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है उनका स्तर घट जाएगा, और उनके स्तर घटने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी हुई थी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, रजो चक्र होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसको स्टार्ट करेगा ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और यूट्रस की, ठीक है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम, ठीक है, जैसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, हिंदी में कहते हैं अंतःगर्भाशय भित्ति, जो अंतःगर्भाशय भित्ति होती है वो क्या होती है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर का टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये लिख लो, लेयर का टूटना ये लिखो, लेयर सही नहीं लग रहा है ये, देखो एंडोमेट्रियम लेयर नष्ट होना शुरू हो जाएगी, ये लिखो, नष्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दो तरीके से काम करता है, इसमें दो स्टेप्स फॉलो करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एक तो तब का है जब प्रेगनेंसी टाइम होती है, ठीक है, यानी जब प्रेगनेंसी होती है तब, और एक कब करता है जब प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, यही हार्मोन प्रेगनेंसी को
मतलब एक जो फीमेल बॉडी है प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही हार्मोन क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस रेडी हो रहा है उसमें एंडोमेट्रियम लेयर होती है, वो एंडोमेट्रियम लेयर रजो चक्र के दौरान यानी रजो चक्र में चेंज होकर के वो ब्लीडिंग में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें आपके टिश्यूज़ होते हैं इस तरीके से बाहर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको आज समझ आ गया होगा कि रजो चक्र के दौरान एक प्राथमिक पुट्टिका एक ग्राफियन पुट्टिका में कैसे बदलती है। ठीक है, अब इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जो मैंने बताए थे अभी कि LH हार्मोन और FSH हार्मोन यही वर्क करते हैं। इन्हीं का काम क्या होता है, इसमें सारी स्टेप बाय स्टेप जो स्टेजेस आ रही हैं उनको चेंज करना। ठीक है, जिस हार्मोन की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर एक्टिव हो जाता है, और जिसकी नहीं ज़रूरत होती है वहाँ पर वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज ये समझ आ गया होगा। अब हम कल पढ़ेंगे कि oogenesis का निर्माण यानी फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं पर एंड कर रही हूँ आज की क्लास। कल मैं बताऊंगी कि oogenesis का फॉर्मेशन कैसे होगा।